ठीक है, तो हम लोग का लेक्चर जो चल रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर चल रहा था, और लास्ट क्लास हम लोग शायद डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे। यस वही सर। से पढ़े थे। हाँ ठीक है, और डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था ना, जो डिफरेंशियल फॉर्म में था। ऐसा किए थे ना हम लोग कि अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, ये सब हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स पे कैसे हम लोग शुरू में चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स में देखे थे कि अगर एक कोई कंडक्टर है, कैसा भी शेप का ले रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरा कंडक्टर है, ये ए है ये बी है, इस पे चार्ज मान लिए Q1 दिए हैं, इस पे चार्ज Q2 दिए हैं। ठीक है, यानी कि इस पे हम दोनों पे पॉजिटिव ही चार्ज मान रहे हैं कि एक पे चार्ज Q1 है और एक पे चार्ज Q2। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इसको, यानी कि इस वाले ए वाले कंडक्टर को बी वाले कंडक्टर से किसी भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि चार्ज किसी एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसफर होगा। हम मान लेते हैं कि ए से बी की तरफ कोई Q डैश चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और ट्रांसफर कैसे होगा, ये चार्ज Q डैश ए से बी की तरफ क्यों जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है किधर मूव करता है, हायर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। ठीक है, पोटेंशियल से लोअर की तरफ, और वही अगर निगेटिव माने तो लोअर से लोअर से हायर तक। हायर की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं सब चीजें, यानी Q डैश Q सब चीज पॉजिटिव ही है, और ए से बी की तरफ, यानी कि हायर से लोअर की तरफ हम बोल रहे हैं, पोटेंशियल का केस पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे हम ए का पोटेंशियल ज्यादा माने हैं बी से, तभी हम बोल रहे हैं कि ए से बी की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो। ठीक है, तो हमारा फाइनली देखना है कि ए पे कितना चार्ज होगा और बी पे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। क्या ए का सारा चार्ज बी पे ट्रांसफर हो जाएगा? नो सर, कब तक होगा, जब तक कि नहीं दोनों का चार्ज होगा जब तक पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। हाँ, यानी कि जैसा कि पानी है, छत पे रखते हैं तो नीचे सारा गिर जाता है, लेकिन एक लेवल पे रहता है तो नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज विल ट्रांसफर टिल पोटेंशियल इक्वल। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं हो जाता है तब तक चार्ज ट्रांसफर होते रहेगा। अब मान लेते हैं कि फाइनली, ठीक है, ये ए था ये बी था, इस पे चार्ज हम बोल दिए कि QA हो गया और इस पे चार्ज हो गया QB। ठीक है, फाइनल कनेक्शन सब चीज ये है, रहे या ना रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस केस में हो गया है कि पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी हो गया। यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन हम पोटेंशियल ऑफ बी माने, तभी चार्ज ए से बी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ का दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यानी कि अगर हम एक स्पेशल केस लेते हैं, क्या करिए कितना चार्ज होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, आर्बिट्ररी शेप लिए हैं तो हम लोग डायरेक्टली इसका पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन का, तो हम इसीलिए एक स्फीयर ले रहे हैं। ये क्या है, स्फीयर है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसको A बोल दे रहे हैं, इसको B बोल दे रहे हैं।
ठीक है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर्स। ठीक है, दोनों स्फीयर पे फाइनल कितना चार्जेस रहेगा ये हमको बताना है। इसका रेडियस आर ले लेना है, इसका रेडियस आर भी ले लेना सर है। इसमें दिया हुआ है कि इनिशियली किसका ज्यादा चार्ज है। अगर देखें, मान लेते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी है। ठीक है, कोई भी एक केस लेके सॉल्व कर लेते हैं। वी ए यहाँ क्या होगा, के क्यू वन बाई आर ए, और वी बी क्या होगा, के क्यू टू बाई आर बी। हम मान रहे हैं ये लेट है। ठीक है, आया क्या? सर इसमें चार्ज दिया हुआ है कि ए का ज्यादा है या फिर बी का ज्यादा है। नहीं, सिर्फ Q1 Q2 दिया है बस, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे कि यहाँ पे चार्ज हम मान लिए कि फाइनली Q1 डैश हो गया और इस पे Q2 डैश। डैश। ठीक है, हाँ। ये रेडियस आर ए है, ये रेडियस आर बी है। अब जो फाइनल पोटेंशियल होगा, फाइनल पोटेंशियल VA का भी VB के बराबर होगा। हम उसको लेट से बोल दे रहे हैं भी, जो कि ठीक है, तो यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, A के लिए लिखेंगे तो K Q1 डैश बाई आर ए, और B के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K Q2 डैश बाई ए होगा। आर। हाँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल A और B पे, दोनों पे। अब दोनों बराबर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है Q1 डैश और Q2 डैश। इस इक्वेशन को हम 1 बोल रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है कि Q इनिशियल जो होगा वो Q फाइनल के बराबर होगा। यानी हम बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 जो है वो इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 Q2 डैश डैश। है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो तो Q1 इक्वल टू, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, क्या मिल जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू आर ए बाई आर बी इंटू Q2 डैश। मिल जा रहा है, यही मिल रहा है। हाँ। तो अगर ये हमारा मिल रहा है तो उस चीज को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो हमको क्या मिल रहा है कि Q1 डैश, Q1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा Q1 की जगह आर ए बाई आर बी इंटू Q2 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू, ये लिख सकते हैं क्या। यहाँ से क्या किए, इस Q1 को रिप्लेस कर दिए हैं, बस दिख रहा होगा, इस चीज से इस चीज को रिप्लेस कर दिए। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो तो Q2 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या आ गया, आर ए बाई आर बी प्लस 1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। एंड यहाँ से आ गया Q2 डैश इक्वल टू आर बी बाई, यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं तो आर ए प्लस आर बी हो जाएगा, और ये Q1 प्लस Q2। यानी कि सेकेंड पे चार्ज हम डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं स्क्वायर के केस में कि आर बी बाई आर ए प्लस आर बी इंटू इतना होगा। Q1 प्लस Q2। सिमिलरली Q1 डैश बोलो, देखिए कितना आना चाहिए, Q1 डैश आर ए बाय हाँ आर ए बाई आर ए प्लस आर बी।
हेलो। चंदन, हाँ, आवाज मेरा जा रहा है अच्छा से? क्या हुआ? मेरा आवाज जा रहा है अच्छा से? हाँ, ठीक तो आ रहा है। ठीक है। नेटवर्क चेक कर रहे थे कहीं मेरा ही तो नहीं कटा हुआ। अभी सर का आवाज नहीं आ रहा है। मेरा तो ऐसे भी नहीं आता। रवि सर कहाँ तक करा दिए चंदन? अरे उस दिन जनता में सही से क्लास भी नहीं कर पाए थे। दांशु से पूछो। वो तो सुन ही रहा होगा ना, बोल देगा। सुधांशु, भूल गया क्या? मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये हो नहीं सकता। क्या? अरे देखते हैं रवि सर वीडियो ने। सर पीडीएफ भेज दिए थे, देख लेना बायो का। वही ना, हाँ पीडीएफ वो तो देख ग्रुप में तो आया था, पीडीएफ तो हम देख, लेक्चर हम देखना चाह रहे थे, नहीं मिला हमको, रिकॉर्ड नहीं किया मुझसे उसने। पूछे आज। मेरा जानता है क्या होता है? 20 मिनट चलता है, फिर 10 मिनट के लिए लैग करता है, फिर 20 मिनट चलता है, तो 10 मिनट वाला गायब हो जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता। जानता है चंदन। हेलो, चंदन लीव कर गया। चंदन लीव क्या कर गया। आ गया वो? पता नहीं। अभी मैम लिखा है चंदन कुमार लेफ्ट। लीव तो कर दिया। हाँ क्या हुआ था बताओ। भाई आ गया सिर था। दुख रहा था, अच्छा। तो अलार्म लगा के सोए, अलार्म बजा ही नहीं। धोखा हो गया भाई। आज का? अभी ऐसा हुआ था? हाँ रे। हाँ, गजब का धोखा हो गया। अरे हम भी अक्सर गलती करते थे, एएम की जगह पीएम कर देते थे, समझा ना। अरे सोचे कि रात को बजा नहीं अलार्म, तो देखे क्लास में बज रहा है अलार्म। चंदन, चंदन आ गया। आ गया हाँ। अबे हाँ वरुण, आवाज नहीं आ रहा भाई। एलियन जैसा आवाज लग रहा है। इसका तो लग रहा है इससे ना, इसका आवाज पे एकदम क्या कहते हैं उसको, पंपेट बजा रहा है। क्या सुधांशु, स्कूल खुलने का, सुधांशु स्कूल खुलने का कोई नोटिस आया? नहीं, अभी तक तो नहीं। आशुतोष, क्लियर स्टेटमेंट सबको। चंदन, यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। ठीक है, वो कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था शायद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि सिग्मा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ये होगा। तो
ये शायद अभी तो दूसरा पढ़ा रहे थे सर, क्वेश्चन करवा रहे थे, लास्ट चल रहा था। क्या? अभी तो सर क्वेश्चन करवा रहे थे, उसका लास्ट चल रहा था। कहाँ तक हुआ था? हाँ, ऊपर वाला जहाँ पे लिखे हैं Q1 डैश। अच्छा, यहाँ से आगे कट गया था क्या? हाँ, ओ, ठीक है। तो यहाँ से Q1 डैश जो है हमारा RA बाई RA प्लस RB इंटू इतना है, ठीक है। अब यही जो हम इक्वेशन 1 ले रखे हैं, इसी से ये वाला चीज जो है, ये है ना, यस तो सर। यहीं से हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि यहाँ अगर हम इक्वेशन 1 से देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ है, तो के से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? या QA बाई RA। QA बाई RA RA इजकल टू QB बाई RB। RB, यही बचेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है ना। यस सर। सिग्मा अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं तो होता है चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया क्या होगा? वो 4/3 पाई R² 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है? ओ सॉरी सर, 4 पाई सर। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लें, क्यूए की जगह अगर हम लिखेंगे सिग्मा के फॉर्म में तो सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा ए इंटू एरिया लिख लिए। यहाँ से 4 पाई गया, ये RA से एक RA गया, तो यहाँ से हमको क्या मिला? सिग्मा ए इंटू RA इक्वल टू सिग्मा बी इंटू RB, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऐसा जब भी इक्वेशन मिलता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिग्मा इंटू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? रेडियस होगा। यानी कि इस चीज को हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो एरिया। एरिया है कि रेडियस है? यस। ले टू रेडियस, यानी कि क्या होगा? रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि हमारे पास किसी आर्बिट्री शेप का है, यानी कि अगर हम इसको नोट करके चाहें तो लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा कोई एक शेप का कोई कंडक्टर है, ठीक है। अगर हम इस पे Q चार्ज दे रखे हैं तो चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जहां पे रेडियस जो होगा कम होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बन रहा होगा, यहाँ पे ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पे देखे तो ऐसा बन रहा होगा, यानी कि हर जगह रेडियस क्या है? अलग अलग है। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, यानी कि जहाँ का रेडियस कम होगा वहां पे चार्जेस ज्यादा होंगे, यानी कि कहीं भी अगर एज ऐसा दिखेगा तो वहां पे सबसे ज्यादा, ऐसा अगर दिखेगा तो यहाँ का एरिया रेडियस क्या है? कम है, तो सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ होगा, जहाँ फ्लैट होगा वहां पे चार्ज कम होगा। ये बात क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चार्ज विल concentrate more at radius is less, जहां पे रेडियस कम होगा वहां चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसे चार्ज ट्रांसफर के ऊपर। स्फीयर है, ठीक है, दोनों स्फीयर ही है, कंसेंट्रिक स्फीयर है। ये ए है, ये RA हो गया, ये RB हो गया, ये सरफेस B हो गया, ठीक है। दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर है। इस पे चार्ज हम QA दे रखे हैं, इस पे चार्ज
क्यू बी दे रखे हैं। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है पहला, फाइंड वी ए माइनस वी बी, ये चीज फाइंड करना है। फाइंड करो। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो हमको दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलो बताओ कि अगर पोटेंशियल एट ए लिखेंगे तो क्या होगा? के क्यू ए बाय आर ए। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल लिखेंगे इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण होगा, तो लिखेंगे के क्यू ए बाई आर ए। और उधर आर ए मतलब बोलो। सर के क्यू बी ये बाई तो आर क्यू बी। ए के क्यू बी बाई आर बी। आर बी। ठीक है, इस वाले जो इस स्फीयर पे जो चार्जेस हैं उसके कारण इस स्फीयर के अंदर, जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, हॉलो चार्ज स्फीयर हो, उस पे अगर चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे और इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। यानी कि इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण, उतना ही इसके अंदर होगा। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये तो इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर का पार्ट है, तो अंदर का पार्ट है, तो इसके पे जो पोटेंशियल होगा इसके कारण वो सेम होगा, के क्यू बी बाई आर बी। वैसे ही अगर हम भी भी लिखे तो क्या लिखेंगे? क्यू ए के कारण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के क्यू ए बाई डिस्टेंस क्या लिखें? आर ए या आर बी? आर बी, क्योंकि स्क्वायर से बाहर का पार्ट है तो आर बी, और इसके कारण तो उसके स्क्वायर पे ही है, लिख लिए। अब हमको पता करना है क्या? वी ए माइनस वी बी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? के क्यू ए 1/r a माइनस 1/r b। किसी को कोई दिक्कत इतना में? अब यहाँ सिंस आर ए जो है लेस देन आर बी है, तो हम कह सकते हैं कि 1/r a जो होगा ग्रेटर देन 1/r b होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये हम बोल सकते हैं तो ये बोल सकते हैं कि 1/r a माइनस 1/r b जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यानी कि 1/r a माइनस 1/r b, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव क्यू ए, यानी क्यू ए अगर पॉजिटिव हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू ए ग्रेटर देन 0, तब वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। इसमें किसी को दिक्कत? हाँ, हेलो, नहीं सर, दिक्कत नहीं। ठीक है। इससे कहने का तात्पर्य हम ये क्यों कहना चाहते हैं ये अभी देखते हैं। वैसे ही सेकेंड में अगर हम क्यू ए को ही लेस देन 0 माने, तब हम क्या कर सकते हैं? वी ए माइनस वी बी लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ए जिस साइन का होगा वैसा ही यहाँ पे रिलेशन आएगा, यानी कि वी ए जो होगा वो लेस देन वी बी होगा। अगर ये बात क्लियर है तो अब हम एक केस यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सेम चीज है, ये ए था, ये बी था, इस पे चार्ज क्यू ए है, इस पे चार्ज क्यू बी है। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए।
ठीक है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए। अब हम ये जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल है, ये चार्ज ऑन बी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज ऑन स्फीयर बी। स्फीयर बी पे कितना चार्ज है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, चार्ज हम पॉजिटिव माने हैं, तो बताओ कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। बोलो, इस पे तो ये कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इससे क्या लेना देना है, कुछ पोटेंशियल में अंतर है नहीं। यहाँ पे चार्ज अगर पॉजिटिव है, यानी कि अगर हम बोल दें कि इफ QA ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर QA ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि VA जो है वो ग्रेटर देन VB है, और VA ग्रेटर देन VB है, और ये जो चीज है QB पे कितना चार्ज है, यानी कि B स्फीयर पे कितना चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A स्फीयर पे जितना भी चार्जेस होगा वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, B पे, यानी कि चार्ज ऑन A will transfer to B। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो टोटल जितना भी चार्ज ए पे है सारा का सारा क्या होगा, बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सोच रहा होगा कि अगर ए का चार्ज हम निगेटिव ले लें, ठीक है, इफ स्फीयर पे चार्ज निगेटिव ले लें तब क्या होगा, तो VA लेस देन VB हो जाएगा। और इस केस में भी टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज ऑन ए पे टोटल चार्ज जो कि यहाँ पे क्या है निगेटिव है, विल ट्रांसफर टू, यानी कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए पे हम जो भी चार्ज देंगे वो बी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यूज करते हैं अगर कोई एक बड़ा सा स्फीयर है उस पर हमको बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज देना है, तो चार्ज देने के लिए क्या करते हैं, ऐसा एक सेटअप तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन यही होता है कि अंदर में एक छोटा सा स्फीयर होता है, इसके बाहर एक बड़ा सा स्फीयर होता है, इस पे एक ऐसा एक्सेलरेटर लगा होता है जिसपे हम लोग यहाँ से चार्ज देते हैं और यहाँ से कंडक्टिंग वायर से ये कनेक्टेड होता है। तो इस पे जो भी चार्ज जाता है वो इधर ट्रांसफर होके यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखें कि छोटे वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है, नो मैटर कि उस पे हम पॉजिटिव चार्ज दें या निगेटिव चार्ज दें, उससे जितने भी चार्जेस है वो ये बड़े वाले स्फीयर पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए वेन डे ग्राफ जनरेटर है जो कि तुम लोग का दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन ये चीज जो है सीबीएसई के सिलेबस में नहीं। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस पिछले साल से हटा दिया है इसको। ठीक है, तो वेन डे ग्राफ जनरेटर इसी चीज को बेस्ड करता है कि अगर हम दो कंसेंट्रिक स्फीयर को कंसीडर करते हैं और छोटे वाला एक स्फीयर है और एक बाहर बड़ा वाला स्फीयर है, तो अंदर जो है स्फीयर है उसका पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज की केस में लेते हैं तो हमेशा पोटेंशियल उसका ज्यादा हो, और पोटेंशियल अगर ज्यादा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करें तो छोटे वाले स्फीयर से इधर बड़े वाले पे सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। वही अगर कोई बोले निगेटिव रहा तो अगर इस पे निगेटिव चार्ज रहा तब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, तब भी इस पे का चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और चार्ज ऑन बी पे हम लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे कि ये जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड करे हैं तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने में बी चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि छोटे वाले स्क्वायर पे जितने भी चार्ज होंगे वो बड़े वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा अगर हम कंडक्टिंग स्क्वायर से उसको कनेक्ट कर दें। इस बात में किसी को दिक्कत? नहीं, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम समझ गए, चंदन यस सर। ठीक है, बोलते रहो, लगे नहीं तो लगता है कट गया। थोड़ा आवाज आपका कट रहा है। क्या? आवाज सर थोड़ा कट कट के आ रहा है। देखते हैं सर किससे कनेक्टेड है। आवाज कट रहा है। देखते हैं, नेटवर्क में शायद गड़बड़ी है। आवाज कट रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आवाज कट कट के आ रहा है। सबको आ अभी रहा है ठीक है सर, किसी? क्या की क्या? सर चंदन बाकी में का सब नेटवर्क नहीं होगा, आपका आ रहा है आवाज। अच्छा, बाकी सब ठीक में है आ रहा है सर। ना? हाँ ठीक है। चलो ठीक है फिर। नेक्स्ट हम लोग का है कंडक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे बेसिकली किसके लिए कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के लिए ही हम लोग यहाँ पे कंडक्टर्स और या उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो है फर्स्ट पॉइंट कि कंडक्टर किसको कहते हैं? तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जो कि फ्रीली इधर इलेक्ट्रॉन उधर को मूव move कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स आर मटेरियल विच contains large amount of free electrons। ठीक है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से तुम लोग को डिस्कस किया गया होगा। which can move freely inside conductor। ठीक है, कंडक्टर्स के पास बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली कंडक्टर के इनसाइड में मूव कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे ही इंसुलेटर के बारे में पढ़े होंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। फिर एक पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी कंडक्टर को मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इस पे अगर हम चार्ज देते हैं प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, तो सारा का सारा चार्ज जो होगा इस स्फीयर के आउटर सरफेस पे ही रहेगा। ठीक है, यानी कि हम जो भी इस पे चार्ज देंगे वो सारा का सारा कहाँ रहेगा? तो सरफेस पे। यानी कि चार्ज गिवन टू द conductor will always reside on the surface of the conductor। हम बोल सकते हैं चार्ज always resides on outer surface of the conductor। ऐसा क्यों कि आउटर सरफेस पे ही रहे? तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये भी सब कंडक्टर का ही बात हो रहा है, इस पे हम चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए, तो यहाँ पे प्लस चार्ज मान लेते हैं आ गया। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है
तो ये जो चार्जेस होंगे आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपल्सन कर रहे होंगे, ठीक है। और रिपेल करेगा तो बताओ ये चार्ज आपस में रिपल्सन कर रहा है और रास्ता भी है उसको मूव करने के लिए, यानी कि वो भाग सकता है। यानी कि चार्जेस में एक दूसरे से दुश्मनी है, तो दुश्मनी है तो एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, एक दूसरे से दूर जाके बैठना चाहेगा। और दूर कितना दूर जा सकता है, दूर अगर भाग रहा है तो चार्जेस सारा का सारा स्फीयर के सरफेस तक ही आ सकता है, उसके आगे जाने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है, तो कहाँ रह जाएगा, सरफेस पे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कोई भी कंडक्टर होगा तो चार्ज जो होगा उसके आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, ठीक है। थर्ड, चार्ज जो है हम जान गए कि आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो कितना हो, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, यानी कि कभी भी कोई भी कंडक्टर होगा और इस पे चार्ज अगर हम देते हैं तो इस चार्जेस की वजह से, इन चार्जेस की वजह से या फिर बाहर चार्ज हो किसी की वजह से, कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो, ठीक है। अब ये क्यों होगा, हम लोग बोल सकते हैं inside a conductor is always zero, ठीक है, इसको ऑलवेज जीरो कहेंगे। क्यों, तो अगर हमारे पास कंडक्टर है, इस पे चार्ज दिए, सारा का सारा आउटर सरफेस पे है। एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई गॉसियन सरफेस चूज करें तो गॉस लॉ क्या कहता है कि ई डॉट डी एस जो था इसका इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये था। यानी कि अगर हम कोई एक गॉसियन सरफेस चूज करते हैं तो इस फॉर्मूले से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं या फिर फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम ऐसा है कि गॉसियन सरफेस चूज कर लिए, ठीक है। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर हम ये गॉसियन सरफेस माने हैं तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है वो जीरो है, कोई चार्ज है, सारा का सारा चार्ज तो सरफेस पे है, यानी कि सरफेस जस्ट अंदर से गॉसियन सरफेस मानते हैं तो चार्ज इनसाइड जीरो है। तो चार्ज इनसाइड अगर जीरो है तो यहाँ से हम बोलेंगे कि किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर है। तो जीरो के बराबर है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। यानी हम गॉसियन सरफेस से इसको प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो। ये किसके लिए है, तो कंडक्टर्स के लिए ही, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे फाइंड करने बोलेगा तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कंडक्टर के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही बाहर आए। जैसे कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, इस पर अगर हम चार्ज दिए हैं तो चार्ज दिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे हमेशा इससे बाहर की तरफ निकलेंगे, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर तो कोई लाइंस रहेगा नहीं, जो भी लाइंस होंगे इधर बाहर आएंगे। और ये बाहर कैसे होंगे, तो इसके सरफेस से हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही बना रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहीं से भी निकलेगा तो वहां पे वो परपेंडिकुलर ही निकलेगा, ठीक है। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्जेस emerges perpendicular to the surface of conductor,
ठीक है, कंडक्टर के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगा। अगर निगेटिव चार्ज ले लें, ठीक है, अगर हम निगेटिव चार्ज लिए हैं तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस पे जाएगा टर्मिनेट होगा, और वो टर्मिनेशन भी कैसा होगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। अब वो कोई पूछे कि आखिर ऐसा क्यों, ठीक है, परपेंडिकुलर ही क्यों, तो इसका आंसर हम लोग हाइपोथेटिकली देते हैं। ठीक है, तो रीजन हम बोल सकते हैं, रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी एंगल पे, यानी कि हमारे यहाँ पे टेंजेंट है, इससे ये एंगल पे थीटा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा E cos थीटा, और एक इधर की तरफ जा रहा होगा E sin थीटा। से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है तो हम किसी एक एंगल थीटा पे ले लिए, सरफेस से नॉर्मल ना लेके हम किसी एक थीटा पे ले लिए, तो थीटा पे ले लिए तो ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट के लॉन्ग, और ये हो जाएगा नॉर्मल, यानी कि ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे समझने वाला ही है। यहाँ पे अगर हम एक चार्ज Q रखें, ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो इस चार्ज को क्या करेगा, मूव करना चाहेगा, और वो जब मूव करेगा तो ये चार्ज को इधर की तरफ मूव करना चाहिए, यानी कि इसके सरफेस पे मूव करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम जानते हैं कि स्फीयर पे जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक कंडीशन में होता है, मूव नहीं करता है। क्लियर है, यानी कि ये जो हमारा हाइपोथेटिकल हम जो ये एज्यूम किए हैं ये हमारा गलत, ये चीज जो हम एज्यूम किए हैं ये गलत है, ऐसा ये केस पॉसिबल नहीं होगा, जो भी होगा वो नॉर्मल ही होगा। ये बात क्लियर है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होता तो उसका एक कंपोनेंट जो होता वो सरफेस के लॉन्ग होता, यानी कि सरफेस से टेंजेंशियल होता, और वो उस चार्ज को मूव कर सकता था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। इस बात में किसी को दिक्कत? ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट्स से इलेक्ट्रिक is not normal to the surface। ठीक है, अगर सरफेस से ये नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, देन it will have a component of electric field tangential to the surface, which try to move it is not true for electrostatic। ठीक है, स्टैटिक क्योंकि since charges are static, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं कि चार्जेस आर स्टैटिक है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कोलिजन नहीं है, यानी कि implies that our assumption is incorrect।
ठीक है, ये क्या इंप्लाई करता है कि हमारा एजम्पशन गलत है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल टू द कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, स्कूल एग्जाम में ये चीज बहुत बार पूछता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगे। ठीक है, कौन सा पॉइंट था? इस बात में किसी को दिक्कत? आशुतोष, चंदन, यस सर। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल से रिलेटेड। तो हम लोग क्या मानते हैं कि जो कंडक्टर होगा उसका जो सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल मानेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन स्टैटिक conductors are always equipotential surfaces। ठीक है, कंडक्टर्स जो होगा हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसका रीजन कोई बता सकता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का कंडीशन क्या था कि उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे नॉर्मल टू द सरफेस होंगे। यही था कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस था उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे वो हमेशा नॉर्मल थे। ठीक है, और हम लोग अभी देखे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो हमेशा या तो नॉर्मली इमर्ज करता है या फिर नॉर्मली उस पर टर्मिनेट होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस है। इम्प्लाइज रेट क्या होगा कि वो इक्वी पोटेंशियल होगा, क्योंकि यही तो कंडीशन था इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कि अगर हम उस पर कोई चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन 0 होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स जो होंगे हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे अंदर जाएगा क्या? कभी नहीं। ठीक है, नहीं। अगर कैविटी रहा तो क्या होगा? कैविटी किसको कहते हैं? चलो कैविटी वाला थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं। ये चीज बताओ पहले, ग्राउंडिंग का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है? सर इंडक्शन में ग्राउंडिंग या फिर किसमें बोलना मतलब? किसी भी चीज में अगर हम ग्राउंडिंग करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कोई कंडक्टर है, इसको हम ऐसा ग्राउंड कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा? सर नहीं है मतलब तो सब लिख, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में। सब चार्ज नहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा अमाउंट सारा ऑफ का चार्ज। सारा चार्ज क्या होगा कि जो हमारा ये जो होता है ये ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग का सिंबल है ग्राउंडिंग, यानी कि हम लोग एक तार लेते हैं उसको पृथ्वी से अटैच कर देते हैं। 10th क्लास में पढ़े होगे कि हाउस होल्ड जो वायर होते हैं उसमें एक अर्थिंग होता है, वही चीज है ग्राउंडिंग, इसको अर्थिंग भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेट्स को अंदर में हम लोग काट देते हैं जो एक्स्ट्रा शॉक से हमको बचाता है। तो ग्राउंडिंग कहने का मतलब है कि अर्थ जो है, अर्थ का पोटेंशियल को हम लोग 0 मानते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल है वो हम लोग 0 मानते हैं। और अगर हम इसको किसी कंडक्टर से
कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए तो कुछ देर के बाद इसका भी पोटेंशियल जो हो जाएगा, फाइनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो 0 है। यानी कि अगर इसको हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए हैं तो जितने भी चार्ज जो भी फ्लो होना होगा अर्थ से कंडक्टर की तरफ या कंडक्टर से अर्थ में जो भी फ्लो होगा, ऐसा फ्लो होगा कि फाइनली इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाए, 0, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा हमको 0 ही कंसिडर करना है, क्योंकि अर्थ एक समुंदर की तरह है, उसमें से हम कुछ चार्ज निकाल लें या फिर चार्ज डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि हम लोग समंदर से कुछ बाल्टी पानी निकाल ले या कुछ बाल्टी डाल दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका पोटेंशियल हमेशा 0, यानी कि इससे कनेक्ट करने वाले कंडक्टर्स का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन अ कंडक्टर is grounded, its potential becomes 0। ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि टोटल चार्ज 0 हो जाए, ये भी हो सकता है कि चार्ज 0 ना हो, वो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में, अलग अलग सिचुएशन में। इस पे चार्ज 0 होगा या नहीं होगा वो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं हर केस के लिए, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उसका पोटेंशियल जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज तो हम लोग प्रूफ कर ही चुके हैं कि जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ जब प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं इसको भी। when two conductors are connected, there will be charge flow till there will be charge flow till their potential become इक्वल। ठीक है, जब तक कि उसका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है तब तक वो चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, आठवां है, ये क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया था अभी, हो गया ना क्वेश्चन 1। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। शिल्ड किसको कहते हैं? शील्ड मतलब बचाव, प्रोटेक्शन है। शिल्डिंग यानी बचाव, शिल्ड मतलब बचाव, या फिर हिंदी में उसको ढाल कहते हैं, जैसे तलवार और ढाल होता था, तो वैसे Yes, sir. शील्ड मतलब ढाल होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इस सबसे शिल्ड कैसे करें। ठीक है, तो इसमें एक चीज पूछा जाता है कि अगर मान लेते हैं कि बरसात का टाइम है और बिजली हर जगह गिर रहा है, यानी कि बिजली गिरने का चांसेस है, और तुम्हारे पास सिर्फ पास में एक कार है, पेड़ पौधा है, तो तुम क्या करोगे? कार के अंदर रहोगे या भाग के बाहर जाओगे, क्या करोगे? कार के अंदर जाएंगे सर। कार के अंदर ज्यादा सेफ है, मेटल का बना हुआ है, या फिर कार के बाहर ज्यादा सेफ है? कार भी तो मेटल यानी कंडक्टर सी है। सर अंदर ही ज्यादा सेफ है कार के। क्यों? रीजन? क्योंकि अगर कार पे बिजली गिरता भी है तो सर अंदर नहीं आएगा ना, वो सरफेस ही पे रह जाएगा। ठीक है, उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि कार पे जो भी है कंडक्टर है, तो कैविटी का जो होता है अंदर में जो है खाली स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैविटी। ठीक है, यानी चार्ज जो गिरेगा कंडक्टर है तो उस पर जो चार्जेस होंगे वो हमेशा कहाँ रह जाएंगे? सरफेस पे, अंदर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए कार के अंदर ही ज्यादा सेफ है।
तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं पहले, फिर लिखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ऐसा कंडक्टर है और इसमें ये जो है कैविटी, ठीक है, ये सब सरफेसेस है और ये जो है कैविटी। ठीक है, कैविटी क्या होता है ये बात पता है। जैसे देखे होगे कि कभी कभी सस्ता रसगुल्ला खरीदते हो, उसको काटोगे तो बीच में थोड़ा सा खाली जगह रहता है, हवा भरा हुआ, तो उसी चीज को बोलते हैं कैविटी, जहाँ सॉलिड मटेरियल ना हो। ठीक है, यानी कि इधर सब ये चीज सॉलिड है, यानी कि इधर कंडक्टर है, यानी मेटल का पीसेस हैं, लेकिन यहाँ पे कैविटी है। ठीक है, कैविटी मतलब खोखला हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये कैविटी है तो इसमें अगर हम बाहर कोई चार्ज रखें तो उससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, यही चीज हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस कैविटी का जो प्रॉपर्टी होता है, अभी हम इस कैविटी के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं रखे हैं, ठीक है, और इसका शेप साइज कितना भी है हम उस पर अभी चर्चा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसका शेप कैसा भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इस पे कुछ चार्ज देती है, क्यू चार्ज, तो ये इस सरफेस पे कैसे हूँ अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये कंडक्टर के अंदर का पार्ट है, तो कंडक्टर के अंदर का पार्ट है, तो यहाँ तो मेटल है, तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे कि 0 है, लेकिन कैविटी के अंदर का क्या कहेंगे कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा या नहीं होगा। अच्छा वो लग रहा है लाइव टेस्ट ही नहीं। अच्छा ऐसा बना रहे हैं हर अटेम्प्ट के लिए। बोलो। अच्छा अच्छा ऐसा देखो सोच रहे हैं क्योंकि क्लास कोई भी लग रहा है कि अब बोरिंग हो गया है। सर होगा 0 अंदर का। हाँ, तो क्यों इस कैविटी के अंदर का हम पूछ रहे हैं और क्यों होगा। चार्ज अंदर में कोई क्योंकि नहीं है। कैविटी को भी हम लोग एक सरफेस अज्यूम कर सकते हैं और इसमें चार्ज सरफेस के बाहर होगा, हाँ तो अंदर होगा नहीं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं तो इसके अंदर में क्या है, इनसाइड चार्ज 0 है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल हम लोग कितना कहेंगे, पोटेंशियल पे क्या कमेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल 0 होगा या कोई वैल्यू होगा। पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dx। अब ये 0 होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कर सकते। अगर ये 0 है तो हम यहाँ से ये जरूर बोल सकते हैं v जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कह सकते हैं। ये 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट जरूर होगा। ठीक है, तो मोस्टली केसेस में हमारे ये कांस्टेंट ही रहेगा और कैविटी के अंदर में जो v होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। स्पेशल केसेस में जैसे स्फीयर ले लें, ठीक है, उसके अंदर कैविटी है, हॉलो स्फीयर जैसे लेते हैं, हॉलो स्फीयर के अंदर में कैविटी ही एक तरह से, तो उसमें अंदर में किसी भी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, तो जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर के हर किसी एक पॉइंट पे होता है। ठीक है, 0 नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में अगर इस पे भी हम चार्जेस दिए हुए हैं तो ऐसे जरूरी नहीं है कि वहां का पोटेंशियल 0 ही हो पोटेंशियल, लेकिन इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि कुछ वैल्यू कांस्टेंट जरूर होगा। ठीक है, यानी कि वो वेरिएबल नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। अब इसी चीज को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आया, इसी के कारण अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ ये कैविटी है, ठीक है, ये मेटल सरफेस है और ये कैविटी है यहाँ पे। अब अगर हम इसमें किसी एक चार्ज Q0 को रख दें, ठीक है, इस पे चार्ज Q0 को रख दें, तो ये बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है चारों तरफ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस अंदर में कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस बाहर वाले की वजह से 0 है, तो इस चार्ज पे कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा हो।
तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो चार्ज यहाँ है ये सेफ है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कोई इफेक्ट नहीं कर सकता है। सेम वैसे ही कि कार में अगर हम बैठे हुए हैं, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्जेस जब गिरे तो सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अंदर कोई इफेक्ट नहीं किया। और अगर हम किसी मेटल पार्ट्स को टच नहीं कर रहे हैं तो हम पे वो झटका नहीं लगेगा। इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर में, किसी कैविटी में चार्ज सेंसिटिव पार्टिकल को रखते हैं तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि हम बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको बचा ले रहे हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को लिख लेते हैं। इससे क्या समझ में आया? इससे कैसे समझ में आएगा चीजें? दूसरे चैप्टर नहीं भाई, दूसरे चैप्टर में से हम वाट एवर whatever be the charge ऑनलाइन बहुत बेकार क्लास है। उसका अगर क्लास आने लग जाएगा तो फिर चीजें and field चाहे तो आराम से इस एंगल को खत्म कर देंगे, बर्डन नहीं दिया जाता पढ़ाई को। अगर बर्डन की तरह पढ़ाई देने तो कैसे कोई देना होता पढ़ाई का, जो भी कोई शुरू है नोट को बनाना ही पड़ता है। देखते हैं कि लोग बात करते हैं। देखते हैं क्योंकि बात करते हैं बस यही दो चीज लगा कि चलो क्लासेस को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव उतना नहीं हो पाता है। डाउट सेशन दे दिया करेंगे, उसको दिक्कत नहीं करें। तो दो चीज नहीं समझ में आता है तो ठीक है कि अगर हम लोग कोई भी चार्ज या फील्ड बाहर की कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, अंदर जो अगर कैविटी है वो सील्ड रहता है, यानी कि उसमें अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना है तो जानना था। उम्मीद लग रहा है कि क्लासेस हम कुछ दिन के लिए ऑफ करवा देंगे। जो है ऑफ कर हम करवा देंगे। उसमें भी क्लासेस ठीक है, चलेगा। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि फील्ड इनसाइड द कैविटी जीरो है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। यानी हम बोल सकते हैं कि द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। एक हफ्ते में 2 या 3 क्लास तो तुम लोग का लगता है। जैसे आज एक क्लास है, मतलब हम लोग कुछ लोग का सोच सर रहे हैं इसका 5 मॉड्यूल क्लास उन लोग को अभी तक नहीं मिला है। मतलब टोटल मिला करके 5 क्लास। जिसका नहीं मिला है नहीं सर, ठीक है, देखते हैं, आज कल में भिजवा देते हैं फिर। ठीक है, इसमें हम लोग का तो लगभग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म ही होने वाला है। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर शुरू करेंगे। लगा देते हैं आज। एक 9th है कि अगर कोई भी हमारा कंडक्टर है उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का दिया है, आर्बिट्री शेप ही ले रहे हैं, ठीक है। इस पे अगर हम चार्ज क्यू दे रखे हैं, इसमें डिफरेंस सिग्मा, जो कि बोलते हैं लोकल, सिग्मा जो है लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, लोकल कहने का मतलब है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ठीक है, लोकल चार्ज डेंसिटी है, यानी कि यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, क्योंकि अभी हम लोग देखें
है कि सिग्मा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, यानी कि जहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा, जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अगर हम लोग ये स्फीयर लेते हैं तो रेडियस बराबर रहता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आर्बिट्री लिए हैं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेडियस बन रहे हैं, अलग अलग ऐसा स्फीयर बन रहा है, तो हम लोग अलग अलग जगहों पे बोल सकते हैं कि अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। इसलिए एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं लोकल चार्ज डेंसिटी, यानी जहाँ पे हमको निकालना होगा उसी के आसपास में ही हमको कितना होगा वो चीज का बात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस जगह पे हम निकालना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। सेम मान लिया यहाँ पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस मान लिए। ठीक है, ये क्या है? गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस और सिलेंडर मान ली। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। गॉसियन सरफेस है, यानी कि इस पे जो चार्ज होगा वही इनसाइड में होगा, यानी कि इस पे जो चार्ज है यही क्यू इनसाइड है, और ये क्यू इनसाइड कितना होगा? ठीक है, क्यू इनसाइड कितना होगा? तो हम लोग अगर सिग्मा लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन किए हैं तो सिग्मा इंटू डी ए, यही क्यू इनसाइड होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ठीक है, सिर्फ डी जो क्यूइन है, यानी कि जो हमारा डी क्यू ये जो एलिमेंट है सिर्फ इसी की वजह से हम, ठीक है, तो हमको E1 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? गॉस लॉ सब पढ़े हो? यस सर, पढ़े हैं। तो उसी से फाइंड करना है, फाइंड करो। गॉस लॉ क्या कहता है? E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन। ये जो E2 है ये तो 0 होगा क्योंकि इनसाइड है। सिंपली जो तुम लार्ज सीट के लिए जो फाइंड किए थे वैसा ही है, E2 यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? E1 इंटू डी ए इक्वल टू क्यू इन कितना हो गया है? तो सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट, डी ए से डी ए गया तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आउटसाइड बाहर की तरफ निकलता हुआ, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की तरफ जाता हुआ। ये बात ध्यान रखना कि चार्ज सीट के लिए जो हम लोग निकाले थे तो इसके लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, थिन सीट के लिए। लेकिन अगर यही हमसे बोल दे कि अब ये जो सीट है वो थिक है, ठीक है, थिक सीट है, तो यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी कि ईपी क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग को पता है कि जो चार्जेस होंगे वो यहाँ पे और इस सरफेस पे दोनों पे इकट्ठा होगा, और इस वाले के लिए इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए E1, और इधर पीछे वाले के लिए E2, तुम बोल देंगे E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि EP जो आएगा हमारा, EP जो होगा E1 प्लस E2 होगा, और वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इन सब चीज बातों को ध्यान में रखना है कि थिन सीट कह रहा है या थिक सीट कह रहा है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
कंडक्टर्स आएगा, फिर कंडक्टर्स के अलग अलग कंडक्टर्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर इसका कैसा मॉड्यूल होगा, भेज देते सर। वो सब चीजें। हाँ मॉड्यूल नहीं मिला। हेलो। हाँ सर, बट मॉड्यूल का PDF भेज देते हैं। और ये हाँ ठीक है, उसको ये सारी चीज हो गए हैं क्या? जैसे मान लेते हैं कि दो ऐसा कंडक्टर है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो इन सब सरफेसेस पे कितना चार्जेस होंगे? ऐसा हुआ है? हाँ सर हेलो। हाँ हुआ है सर, हुआ है। अच्छा, ऐसा मान लेते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Qb है, सेंटर Q है, तो इन सब सरफेसेस पे कितने चार्जेस आएंगे? सर ये सब हुआ है सर, लेकिन एक बार आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो सर नेक्स्ट डाउट क्लास में हम लोग यही चार्ज। हाँ और सर वो सब में थोड़ा डाउट था। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही हम लोग को करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक के बाद कैपेसिटर्स। ठीक है, यानी कि थर्ड लेक्चर में कैपेसिटर हो जाएगा। बात करते हैं, भिजवा देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।